बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है तो दूसरी जानब हमारी अफवाज फितना अल खारिज की कला कमा करने के लिए भी हम वक्त तैयार हैं। अफगान सरहद से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर समेत 4 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम कर दिए गए। उसके बाद कराची में जी भारी भरकम ई चालान किए गए जो कि चैलेंज हो गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में अलीबा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, बैंक अकाउंट्स मुंजमद गिरफ्तार करके पेश करने के अहकामात। उसके बाद जी पाक अफगान मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा स्टेक होल्डर्स मगर एतमाद में नहीं लिया गया। ये शिकवा है CMKP के सुहेल आफरीदी साहब का। दूसरी जानब जमात इस्लामी से लेके मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी एहतजाज भी किया है। सिंध हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर कर दी है कि ये जो ईद चालान किए जा रहे हैं, सोने की कीमतों से लेके वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ और दुनिया में खित्ते में क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं PMC के मियाँ खुर्रम शहजाद साहब को खुशामदीद कहेंगे सर आपको शो में। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बशीर खासकली साहब सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी। सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे बशीर साहब। और फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अच्छा तजिया देते हैं, बड़ी ग्रिप है आपकी पाकिस्तान और इंटरनेशनल सियासत पर। इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया है। इकबाल अडवाणी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। इकबाल अडवाणी साहब, सबसे पहले चूंकि हर आम और खास आदमी परेशान है, ये सोने की कीमतों को पर लग गए हैं, ये कम नहीं हो रही। अब वो लोग प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे सोना खरीद लो। क्या आप सुन सकते हैं? सोना खरीदने पे लग गए सर लोग। क्या वाकई यही प्रॉब्लम है, यही हल है कि बस सोना खरीदो और प्रॉपर्टी को अब छोड़ दो? नहीं, खैर ऐसा नहीं है। अभी प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं, लेकिन हुआ है कि जो भी लोग ले रहे हैं, मुझे ठीक है एक्चुअली सोने प्राइस इसकी वजह ये नहीं है कि अचानक कोई बहुत बड़ी तेजी आ रही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम अमेरिका और चाइना की है। सॉरी इकबाल, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। आपके यहाँ सिग्नल इश्यूज हैं, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। अगर आप जगह तब्दील कर लें तो हमारे लिए आसानी होगी और लोगों के लिए, ताकि वो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुन सकें। हेलो जी अब बोलिएगा। आवाज आ रही है? जी अब बेहतर है। नहीं, आप व्हाट्सएप पे कर लें कॉल अगर ऐसा है तो। अब ठीक है सर, अब ठीक है। क्योंकि थोड़ा नहीं, गालबन आपकी तरफ से सिग्नल का प्रॉब्लम है। ठीक है मियां साहब, ये सोने को ऊपर लग गए, ये सोना अब लोग तो प्रॉपर्टियां कह रहे हैं नहीं बस सोना खरीदो। देखिए जी, सोना तो मैं समझता हूं कि आम आवाम की पहुंच से पहले ही दूर था। और रही खरीदने की बात, तो कुव्वते खरीद पाकिस्तान के जो आम आवाम है उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बदहाली और इस पोजीशन में नहीं है कि सोने का नाम भी ले सके। खरीदारी करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बात अगर की जाए यहाँ पे सोने की कीमतों की, तो वो तो बहुत बढ़ चुके हैं। और आम आदमी जो तोला 2 तोले खरीदने की जो रखता था सकल, वो 0 पे चली गई है। अब जो है अवाम के पास जीने के लिए जो नवाले हैं वो सोने के मुतरादफ है। अवाम को वो नवाले चाहिए जिससे वो जी सके, अवाम को वो पानी चाहिए जिससे वो जिंदगी सरवाइव कर सके, अवाम को वो सोना नहीं चाहिए। और उसके बाद सितम ज़रीफी ये कि सड़कें इथोपिया की, चालान लंदन UK के। अच्छा देखिए, चालान की बात आपने अच्छा किया कि ये बात करके, सोने की कीमतों को तो पर लगे, यहाँ पे जुर्मानों को भी पर लग गए। आप बिल्कुल नाफज करें। मैं समझता हूँ कि कानून की पासदारी जो है हर पाकिस्तानी के शहरी का फर्ज है कि वो कानून की पासदारी करे, जो भी कानून बने। लेकिन अगर हुकूमत, रियासत आपको वो मुतवाजन चीज़ें प्रोवाइड करती है, आपको रोड सेफ्टी प्रोवाइड करती है, आपको वो सड़कें उस लेवल की प्रोवाइड करती हैं कि आपको जुर्माने हज़ारों में हो, बिल्कुल हम देने के लिए तैयार हैं। आप पासदारी क्या कहते हैं? हम सबसे पहले अलम जहाज जो है वो खुद उठाते हैं कि नहीं जनाब, बिल्कुल जो रियासत का असल हकीकी बयानिया हम इसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये फेक बयानी है, अवाम को लूटने का बयानी है। आप देखें लाहौर में भी जो है ना,
कराची से कई गुना बेहतर सड़कें मौजूद हैं, कई गुना बेहतर उनके रोड्स हैं, लेकिन वहां भी जर्मानों की ये पोजीशन नहीं है जो कराची के अंदर उन्होंने एकदम नाफिजुल अमल कर दिया। पूछ लेते चूंकि सिंध हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए बशीर खासकली साहब मौजूद हैं। पहले जरा मैं कॉल ले लूं। इकबाल अडवाणी साहब, आप सुन सकते हैं? आवाज ठीक है? बिल्कुल आवाज आ रही है। आपके पास आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल, ऑडियो बढ़ाइएगा। जी सर, अब बताइएगा, ये लोग अब फ्लैट खरीदें, बंगले खरीदें या कि सोना खरीदें? नहीं, देखें, ये सोने का जो भी खरीद रहे हैं, मुझे लगता है उनको जरा इंफॉर्मेशन कम है। एक्चुअली सोना जो प्राइस बढ़ रहे हैं इसकी वजह ये नहीं है कि ये एक जगह रुक जाएगी कि बढ़ती जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो नीचे भी आ सकती है। वजह बताऊं मैं, कभी जो सोने की प्राइस आपको वो हुई है जो ऊपर गई, इसकी वजह ये नहीं है कि कुछ ऐसा सोना बहुत डिमांड पे आ गया है। एक्चुअल वो ये जो अमेरिका और जो चाइना की जो वॉर है, टैरिफ वॉर, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि चाइना क्या कर रहा है कि जो अमेरिकन बोन इन्होंने रखे हुए थे उसको वो बेच रहे हैं क्योंकि डॉलर को डैमेज करना चाहते हैं, उसको बेच रहे हैं और अपनी कंपनियों को सबको कहा है कि आप सोना बाय करें, जिसकी वजह से सोने के प्राइस ऊपर हो गए। अब ये ट्रम्प और अगर इनका चाइना का टैरिफ पे कोई मुआहिदा हो जाएगा और अगर इनकी कोई डील हो जाएगी तो सोना नीचे आ जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आप इसी पे नजर रखें। अगर अमेरिका चाइना की डील हो जाती है, सोने के प्राइस नीचे आ जाएंगे। अच्छा, अगर डील फेल हो जाएगी, सोने के प्राइस ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। बस इसमें बाकी रहा प्रॉपर्टी तो सदाबहार है, हर कोई ले रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारा माल तो रोज बिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमको तो कोई टेंशन नहीं है। और मुझे लगता है कि सोने के पीछे ज्यादा भागना भी नहीं चाहिए। अगर इनकी डील हो जाएगी तो सोने के प्राइस बहुत नीचे आ जाएंगे। ओके, ये मैं आपको एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज समझे आप। चलें, अच्छा ये भी बताइएगा, चूंकि आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, पूरी दुनिया में आपके कारोबार हैं, मुझे ये बताइएगा, ये जो ई चालान नाफिजुल अमल हो चुके हैं कराची में, सिंध के दीगर शहरों में, क्या ये दुरुस्त अमल है? आवाम चीख उठी है कि 10-10 हजार मोटरसाइकिल वाला कहां से देगा चालान? इतने पैसे उस बेचारे के पास कहां है? परचेस पावर है नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है नहीं, फिर उस राइडर का, उस फूड पांडा वाले बच्चे का क्या होगा? देखें, ई चालान दुनिया में रखे गए हैं, लेकिन वहां पर कैपिटल इनकम क्या है उस हिसाब से चालान की अमाउंट पे की जाती है। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं इनकम, उसके हिसाब से चालान कर रहेंगे तो कैसे भर पाएगा कोई? दो किस्म की चीजें, जैसा होना चाहिए सिस्टम ट्रैफिक का बनाने के लिए ये जरूरी है, लेकिन आप जिस तरह के चालान कर रहे हैं उसका जो जुर्माने की जो कीमत है वो इतनी हाई कर रखी है, तो ये पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता। इसमें तो समझे मारधार हो जाएगी। और एक और चीज, और एक तो चीज आप चालान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं कि कितनी जगह पे तो सिग्नल ही बंद है। बताएं। कितनी रोडें तो ऐसी हैं टूटी फूटी हैं, चल नहीं सकता, सिग्नल बंद है। तो अगर आप इतना बात कर रहे हैं और इतना मॉडर्न होने जा रहे हैं, तो मेरे भाई जिनकी सड़कें खराब हैं, तो जो महकमा उन सड़कों को बनाना चाहता है, बनाने की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर भी तो चालान करें। सिग्नल बंद आ रहे हैं, जितने कितनी जगहों पे सिग्नल बंद है, तो उस महकमे के उस इदारे पे भी तो चालान हो जो तो बंद करके बैठे रहे हैं। अगर चालान करना है तो सिर्फ आवाम के ऊपर क्यों कर रहे हैं, उन महकमों के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और अगर चालान होने भी चाहिए तो उसकी प्राइस का तयन अपने मुल्क की पर कैपिटल इनकम के हिसाब से जबरदस्त, रियली अप्रिशिएट। कितनी यहाँ पर क्या आप चालान कर रहे हो? बेहतरीन, खूबसूरत, बहुत अपने ऊपर भी करें। ठीक है अडवाणी साहब, बहुत भी चालान हो और उससे जो अमाउंट आए तो गरीबों के लिए काम, गरीबों को फलाई काम में खर्च करें। ठीक है, बहुत ठीक है, मैं आ गया आपका पॉइंट। नहीं है, एक सिग्नल आपके हर दूसरा सिग्नल खराब है तो ये भी उसकी कीमत कौन अदा करेगा? ये चालान होना चाहिए। ठीक है, बहुत खूबसूरत पॉइंट आ गया आपका। एक मेरा ये भी सवाल सुन लीजिएगा, ये जो पाक अफगान मुज़ाकरात का अमल चल रहा था ये बिना नतीजे खत्म हो गया, दूसरा मुज़ाकरात का अमल शायद तीसरी बार शुरू होगा। ये अफगान तालिबान पाकिस्तान की शराइत नहीं मानते, वजह क्या है? देखिए, वो अफगान तालिबान पाकिस्तान की शराइत नहीं मानेंगे क्योंकि एक दो चीजें हो सकती हैं इसमें। दो चीजें हैं, एक तो वो है कि इनके बस की बात नहीं है उनको कंट्रोल करना, पहली चीज, और शायद वो करना भी नहीं चाहते। तो हेलो, जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, वो कंट्रोल करना चाहते भी नहीं है, सही है। और दूसरी बात ये है कि वो कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतने सारे गिरोह हैं, तो वो खुद भी नहीं इतनी इनकी जो गवर्नमेंट है इतनी पूरी तरह से एक तरह से मजबूत गवर्नमेंट नहीं है अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान भी अभी ये मुज़ाकरात में टाइम वेस्ट करने की बजाय अच्छे से 2-4 अटैक करके इनको ठिकाने लगा दें। और जैसे ही पाकिस्तान 2-4 बड़े अटैक करेगा, इनके आपस में गिरोह आपस में लड़ पड़ेंगे
और मुझे लगता है ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। यही फ्यूचर है अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान आगे जाके यही करेगा, अटैक करेगा और ये आपस में लड़ पड़ेंगे। भले अभी पाकिस्तान तुर्की का मान रखने के लिए चला जा रहा है, कतर का मान रखने चला जा रहा है, इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। अफगानिस्तान को ऑपरेट करने वाले दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि कंप्रोमाइज हो, वो चाहेंगे जंग हो, और वो वहां से पैसे में उनको मिल रहे हैं, ये लड़ना ही चाहेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पास एक ही हल है कि पाकिस्तान इन पे अटैक करे और उस ठिकाने पे अटैक करे जहां से वो ट्रेनिंग हो रही है। यही एक हल है, आगे जाके यही होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त है। इकबाल अडवाणी साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया, और चूंकि अब एक जर्नलिस्ट का भी मौक़िफ़ आ गया, एक न्यूट्रल एनालिस्ट का भी पैक आ गया, एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम उनको जोड़ के अब ये सारा जो चूंकि हुकूमत वक्त जवाबदेह है आम आदमी को, वी आर द एम्बेसडर ऑफ कॉमन मैन। बशीर खासकेली साहब, आपने सुना, गालबन आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब, मोबाइल फ़ोन छिनना छपना, जान जाना, टारगेट किलिंग आम। पुलिस का भी रिसेंटली वाक़या आपके सामने है, पंजाब से आए हुए मेहमान के साथ क्या किया हमारे लोगों ने, हुकूमत आपकी। क्या ये जस्टिफाई है कि एक वो फूड पांडा वाला बच्चा, कानून की अमलदारी रियली अप्रिशिएट, आप पर, हम पर, सब पर फ़र्ज है, इससे कोई डिनाई नहीं है। परचेस पावर, उस वो जो डिलीवरी करता है बच्चा, आपके घर पे भी खाना देने आता है, जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये कमाता है, आप महीने में एक उसका चालान करके 10 हज़ार 5 हज़ार आप ले लेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? साजिद साहब, मैं तो सबसे पहले कानून की बात करूंगा। जब भी हम कोई कानून नाफिज करते हैं तो उसके मकासद क्या होते हैं? आया कोई भी कानून बनाया जाए लोगों की इक्तिसादी स्टेटस के मुताबिक, या उनके गाड़ी के स्टेटस के मुताबिक, या कानून बनाया जाता है खिलाफ वर्जी के मुताबिक, कि जो भी उसूल तय किया जाए और उसकी खिलाफ वर्जी जो भी करे, कानून की हियत में उसको इम्पोज होना चाहिए, और खिलाफ वर्जी की जो सजा है बिल्कुल मुर्तकिब हो। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि यहाँ की पब्लिक कभी कभी इतनी टैलेंटेड और फॉरवर्ड नेशन बन जाती है कि इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और उनकी मिसालें देते हैं, और कभी कभी जब हम अपने कवानीन नाफिज करते हैं तो उनके ऊपर बगैर किसी लीगल जो है ना इंफॉर्मेशन के। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं दुबई में रह के आया हूँ। ठीक है। दुबई पे एक रोड है, उस रोड के ऊपर वहां पे कैमरा लगे हुए हैं जिसको सालिक कहते हैं। आपकी गाड़ी के ऊपर वो सालिक लगा होता है, वो कैमरा में आएगा, और अगर आपने 4 रुपए तो टैक्स सिर्फ रोड पर घूमने की वजह से, ये खिलाफ वर्जी पे नहीं। क्या ये शहर मेरे मौसूफ, मेरे लिए आप काबिल इज्जत है बशीर खासकेली साहब, क्या ये कराची दुबई है? मैं ये कह रहा हूं कि जब कराची को ऐसे लोगों ने तबाह करने की कोशिश की, इन्हीं दिनों में दुबई बनाए। जब कराची के हालात खराब हुए की आवाम के पास परचेस पावर है। मैं एक बात वो ये चालान बेयर कर सकते हैं। मैं आपको कराची का बच्चा, कराची का नौजवान, कराची का मजदूर आपका 5,000 का चालान भर सकता है। कराची पहले डेवलप्ड है दुबई से, ठीक है, लेकिन कराची के हालात खराब किए गए ताकि दुबई ही आगे निकले। दुबई आगे निकल गया, उसके इक्तिसादी हालात सही हो गए। लेकिन मैं आता हूं अपने कराची चालान पे कि भाई अगर ये तो आप कर सकते हैं ना कि 10,000 से बचना है तो मोटरसाइकिल तो सही तरीके से चलाएं ना, अगर 20,000 से बचना है तो कार तो सही लाइन और उसमें चलाएं ना। हाँ। आप इंडिकेटर तो दे सकते हैं ना। चलो ये देखिए, बड़ी तकलीफदार काम तो नहीं है। आप जिंदगी बचा रहे हैं कि हेडलाइट भी होनी चाहिए, हेडलाइट भी होने चाहिए, और यहाँ पे फिटनेस की आप गाड़ियों की हालत देखें, उनका भी मेंटेनेंस होना चाहिए। हमारा भी फर्ज बनता है कि गाड़ी को रोड पे चलाने के लिए सब जरूरियात का पूरा करें, और ड्राइविंग के सारे उसूलों को आपकी दुबई में 137 खासकेली साहब, आपकी बातें जितनी आपने की, जान की अमान पाऊं,
ये जो डंपर चलते हैं, जो रोज बंदे कुचलते हैं, ये जो पुरानी कोचें चलती हैं, ये आपने रोक ली? नहीं, ये इनकी फिटनेस करवा ली? इसके आज भी एक वाकया हुआ है, आज भी एक बंदा एक्सीडेंट में मारा गया है। मैं ये कहूंगा कि जब ड्राइविंग की खिलाफ वर्जी पे सजा होगी, ठीक है, जुर्माना होगा, तो ये डंपर भी ठीक हो जाएगा, ये गाड़ी वाला भी ठीक हो जाएगा, ये मोटरसाइकिल वाला भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कानून ड्राइविंग पे कोई भी अमल नहीं करता है, सबके ऊपर बराबरी के बुनियाद पे। चले, मैं नुमान रिजवी को कॉल, सर खुशामदीद कहिए। नुमान रिजवी साहब, आपको शो में आप सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन सकता हूं। बहुत अच्छा तज्जिया देते हैं आप। मैं चाहूंगा कि वैल्यू ऐड करें आप भी। ये जो ई चालान का अमल है, सिंध हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही है, स्पेशली उन लोगों पर, इंक्लूडिंग मी, जो हम इस पे कह रहे हैं कि सर ये भारी भरकम चालान, कराची के लोग इतनी सख्त नहीं है, और फिर ये बाकी अगर शहरों का हाल देखें तो वहां पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, सिर्फ कराची में इतना लोड क्यों डाल रहे हैं आप? बात सुनो साजिद, आप बात ये है कि देखिए बिल्कुल जी ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर साहब जी। बात ये कि देखिए बिल्कुल कानून की पासदारी होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही। जी जी, अब आ रही आवाज आपको मेरी? यहाँ नहीं आ रही, यहाँ ठीक है, आप बोले सर, यहाँ नहीं आ रही जी, आप आ गए, ठीक है बोले। जी जी बिल्कुल, देखिए बात ये है कि बिल्कुल कानून की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि असल इशू क्या है। देखिए बात ये है कि जो जुर्माना लगाया जा रहा है कराची वालों पर, वो पाकिस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। मतलब वो देखकर ऐसा लग रहा है कि उनका जुर्माना भी कराची वालों से ही लिया जा रहा है। खैर ये भी कोई नई बात नहीं है, कराची वालों को तो आदत है पूरे पाकिस्तान का बोझ उठाने की। मसला ये है कि जो मैं देख रहा हूँ कि मीडिया पर पुलिस अफसरान और हुकूमती नुमाइंदे ये बात कर रहे हैं कि ये कौन सी बात है कि जनाब रोड खराब है तो टूट फूट का शिकार है तो आप चालान जमा नहीं कराएंगे। वो फरमा रहे हैं कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि आपने जुर्म किया है तो उसका जुर्माना तो आपने देना है। बात ये है कि कराची वाले भी तो यही कह रहे हैं कि अगर हम जो पैसे आपको दे रहे हैं वो आपके हकीकी या सालगिरह में तोहफे के तौर पर नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी गलती पर दे रहे हैं। तो जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया तो आप भी तो कौम के शहर के मुजरिम हो, तो आप पर भी तो जुर्माना बनता है, होना चाहिए ना। इस बात पर आप तो जो है वो आग बगोला हो जाते हैं। और फिर सबसे बढ़कर जो बात है, आप पर भरोसा बाल बराबर भी कराची वाले नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कोई डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, करप्शन के सिवा कुछ नहीं है। आवाम को पूरा यकीन है कि इन ये जो पैसे हैं जो आएंगे, जो भी अरबों खरबों बनेंगे, इनसे भी दुबई और यूरोप में जायदादें खरीदी जाएंगी, अपार्टमेंट होटल खरीदी जाएंगे, जो इनका वतीरा है, जो ये करते आ रहे हैं। फिर बात यह है कि देखें कराची वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई खैर की उम्मीद तो रखते नहीं है और ना ही कोई इनको वोट देते हैं। ये तो जबरदस्ती मुसल्लत है इस शहर पर, लेकिन अफसोस तो उन पर है जो दावेदार हैं कराची वालों के। वो कब दाद रसी करेंगे कौम की, वो कब सीएमओ की जाति करने की बात करेंगे? कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान वालों की? जी हाँ बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान वालों की कि क्या सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ कोई तहरीक चलाएंगे? वो क्या अपनी आवाम के लिए आखिर कब लबकुशाई करेंगे? वो तो अपने ही मरकज पर कारकुनों को चढ़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद हिस्सा नहीं मिल रहा और वो अपने ही पार्टी पर शफुन मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो आवाम को क्या राइट दिलाएंगे? बात ये है कि देखें साजिद, 3G 4G और 5G तो सुना था हमने, अब भाई जी भी सुन लिया है, लेकिन कोई समझाए उनको कि भाई के साथ जी लगाने से कोई भाई नहीं बन जाता। भाई एक ही है जिसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए अब तो कि कौम का भाई एक ही है और तो क़यामत वही रहेगा। और खुदारा नए तजुर्बे करना बंद कर दो और शहर को उसका हक दे दो। नहीं तो ये नुमान मेरा एक सवाल ले लें। जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग, ये कुछ पार्टियां अभी आई हैं, वो सिंध हाई कोर्ट गई हैं, चैलेंज कर रही हैं इस अमल को, लेकिन जो कराची की मुंतखब जमात जिसका आप इशारा कर रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान, शायद वो भी अब हरकत में आ गई है। नहीं मतलब शायद हमें कहने की जरूरत पड़ रही है, वो भी एमक्यूएम जैसी जमात को जो ब्रांड के लिए कराची में एक नाम रही है। रहा सवाल जमात इस्लामी का, तो जमात इस्लामी अगर इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो इसका मतलब है कि ये केस इतने आराम से डिफ्यूज हो जाएगा कि आवाम को पता भी नहीं चलेगा और आवाम की जेबों से पैसा भी चला जाएगा। क्योंकि जमात इस्लामी का भी यही वतीरा रहा है कि वो जिस मामलात में आती है वो या तो बढ़ जाते हैं और उसको आवाम से जो तवज्जो हटाने के लिए जो है वो जमात इस्लामी को आगे लाया जाता है। कोई नई बात तो है नहीं। बिजली के बिलों की मिसाल हमारे साथ आपके सामने तो वो धरना दिए दे रही थी, क्या हुआ जब वो धरना खत्म हुआ तो पैसे बढ़ गए थे। तो अल्लाह खैर करे कि चालान मजीद ना बढ़ जाए जमात इस्लामी की वजह से। हाँ तो फिर
तो फिर इसका मतलब ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज है। नहीं देखिए, एमकेएम पाकिस्तान बेसिकली ना वो कहीं है ही नहीं ना। कॉम्प्रोमाइज किससे होनी, वो आपस में एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से खमियाजा भुगत रहे हैं। आप मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब आप देखिए ना, खुद माशाल्लाह अब जो है वो शहर में जो है वो 3-3 ग्रुप हमें दिख रहे होते हैं, वो अलग इज्तिमा कर रहे हैं, वो अलग इज्तिमा कर रहे हैं, लेकिन पीएस पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। आपस में एक दूसरे को दस्तो गिरबान एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, मरकज पे चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, अपनी ही मरकज पे। भाई पीएस पार्टी ने आपकी शहर की आवाम की बैंड बजा दी है। खुदा के लिए सर जोड़ लो, एक उठ के पीएस पार्टी से अपनी आवाम के लिए कुछ तो ले लो, लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं हो। चले ठीक है। वैसे नुमान साहब, चूंकि मैं ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन वो जो एक करता था सर, अब वो नहीं है ना सर, तो ये तो होना था ना। उनकी पतंग तो कट गई ना, उनकी कॉल तो कट गई। नहीं देखिए, गलतियां इंसान से होती हैं, उसको दरगुजर करना सीखिए, दरगुजर से ही काम लेना चाहिए। देखिए, आप कब तक के हम लोग उसी को रोड पे फिरते रहेंगे। ये बात तय है कि ये कौम मुहिब वतन है। इस कौम ने कभी भी पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात नहीं करी, बल्कि निजाम को मुर्दाबाद कहने की बात की है। भाई गलती हो गई, और अगर अभी भी कोई गलत फहमी है तो शहरी सिंध की तरफ से हाथ जोड़कर शहरी सिंध की आवाम आपसे माफी मांगने को तैयार है। खुदा के लिए हमें माफ कर दो, हमारी पार्टी से जान छुड़ा दो। ठीक है जी नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पीपल्स पार्टी के बशीर खासकी साहब हमारे साथ मौजूद है। बात हो रही थी इनके साथ ई चालान पर, फाइनल कंक्लूजन कर लेते हैं ना सर। अब क्या बस मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कराची की पब्लिक को, जब भी कोई भी कानून आए ना, उसको मुतसबाना एटीट्यूड के साथ पेश नहीं किया जाए। अब जैसे अगले साल एमडी के लिए इतनी चीखें चिल्लाए। हैदराबाद में कितने चालान हुए सर? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सक्खर में कितने चालान हुए? देखिए, मेरे कहने का मकसद ये है, मोरो में कितने चालान हुए, जैकबाबाद में कितने चालान हुए, और गिनवाऊं मैं आपको। तो कैसे नहीं कराची की आवाम बिल बिलाएगी? वो कहेगी कि अगर कराची से एक दिन में आपने 6000 चालान कर दिए, तो यार ये 3000 चालान हैदराबाद में भी होते। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप कराची में कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी छोटी बात होती है, आप उसको उठा लेते हैं। कराची 3 करोड़ की आबादी का शहर है, जहाँ पे अगर कानून नहीं होगा। मुझे वो कायम अली का याद आ गया आपकी इस बात से। वो जब टारगेट किलिंग होती थी, वो मौसूफ कहते थे तो क्या हो गया, इतना बड़ा शहर है, 30-40 बंदे मर रहे हैं, तो क्या जाता है। एक बात देखें ना, हर चीज को गलत रंग दे के पेश ना करें। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ट्रैफिक के कवानीन में तब्दीली आई है, वहाँ पे अगर हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हमने कब मना किया? कुछ कर रहे हैं। वहाँ मरियम नवाज साहब सीएम पंजाब है, वो बाइक वाले से ले रहे हैं 200 रुपए, और आप कह रहे हैं 5000। मेरी रिक्वेस्ट सुने, तो 5000 की सड़क भी दो, 5000 जैसी लॉ एंड ऑर्डर की सहूलत भी दो। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो कहते हैं कि ट्रैफिक कवानीन नहीं है। जब कोई मसला होता है ट्रैफिक के बुनियाद पे, उसको बड़ी आग बगोला करके आप है उनको देते हैं। देखिए ना, सिग्नल पूरे चल रहे हैं। देखिए, हाँ ये बात आप डिमांड कर रहे हैं, सड़कें अच्छी हैं। ये आपकी सही बात है। आप उसको मंसूब न देखें, वो आपकी सही बात है। जो कंप्लेन है वो आप करें। अब बाकी आप कवानीन जो भी बनाए जाएं, उन कवानीन को गलत करें कि इसकी हैसियत, इसका मकसद है कानून 302 है तो अमीर के ऊपर अलग लगेगा, गरीब के ऊपर अलग लगेगा। ये तो कानून 302 सजाए मौत का कानून है, ये तो गरीब के ऊपर ही वही सेक्शन है, तो अमीर के ऊपर। तो कानून बनाने के लिए आप गरीब और अमीर के उस वैल्यू में कैसे ले जाते हैं? चले, मैं कॉल ले लूं, तोड़ेगी, और ये तोड़ेगी तो सजा सबको एक जैसी होगी। अजीज अवान साहब ने ज्वाइन किया है, आप एक्स मिनिस्टर सोसाइटी के चीफ कोऑर्डिनेटर। सर खुशामदीद कहेंगे अवान साहब। मेहरबानी साजिद भाई। अवान साहब, सुहेल आफरीदी साहब का पहला मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। सीएमकेपी के मौसूफ 2 दिन पहले फरमा रहे थे, DGISPR मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, मुझ पे इल्जामात लगाते हैं, मैं कबायली आदमी हूं, इनके MNS मेरे खिलाफ घटिया बयान देते हैं। एक तो मेरा आपसे यह सवाल है। दूसरा, जिस दिन उन्होंने हलफ लिया था और कहा था कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, क्या ही अच्छा होता कि एक सीएम कहता कि मैं इश्क पाकिस्तान में मारा जाऊंगा। साजिद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने कहा कि मैं इश्क इमरान में आया हूं,
तो इनके लिए कभी भी पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं रहा, इनके लिए हमेशा इश्क़ इमरान ही रहा है। और बदकिस्मती ये है कि अगर ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते, पाकिस्तान से इश्क करते, तो ये 9 मई का वाक़या ना दुहराते, ये आर्मी की बिल्डिंगों का ना जलाते, ये और इस तरह के काम ना करते जिससे वो मुल्क से नुकसान होता। उसके बाद दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि इनका एजेंडा ही ये है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई जाए, मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा किए जाए कि जिससे मौजूदा हुकूमत कमजोर हो और हम कुर्सी तक पहुंचना चाह रहे हैं, जो कि अब इनकी किस्मत में क्या सिर्फ ख्वाब में ही है, वैसे तो नहीं आ सकती। और मैं समझता हूं कि ये काम वो कर रहे हैं जो दुश्मन भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये केपी के अंदर सीएम केपी के अंदर क्यों नहीं तवज्जो देते दहशतगर्दी के ऊपर? सीएम जो है वो वजीर आजम की मीटिंग में क्यों नहीं जाते? सीएम जो है वो अडियाला जेल तो चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इंशाअल्लाह ताला चाहे वो सीएम हो चाहे कोई और हो, इस मुल्क में कोई कानून से बालातर नहीं है। जिसने रहना है इश्क़ पाकिस्तान में रहना है, जिसने रहना है ख्वाज पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, जिसने रहना है दहशतगर्दी की मजम्मत करनी है, जिसने रहना है वो उसने समझना होगा कि हमारा मुहाफ़िज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है और हम उससे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि उनकी मोहब्बत इमरान खान से, तो फिर तरक्की, खुशहाली, पाकिस्तान, फिर वो बरमला खुद कह रहा है आके कि मुझे जी वजीर आजम साहब ने बुलाया और फिर मैंने उनको कहा कि जी इमरान खान कहेगा तो मैं आपके पास आऊंगा। तो अगर इमरान खान प्रायोरिटी है तो फिर सूबा कैसे चलेगा? तो सर ये चलाना ही नहीं चाहते, पहले ने चला लिया था, ये नहीं चलाना चाहते हैं। आप इनकी बातें लतीफा, वजीर आजम ने बतौर सीएम केपी बुलाया था, वजीर आजम ने अब जो केपी का वजीर आला है वो सीएम की बात पे अगर नहीं जाता नेशनल इशू के ऊपर, वो अडियाला जेल चला जाता है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना इनको मुल्क से मोहब्बत है, कितनी सूबे के साथ मोहब्बत है, कितनी सूबे के लोगों के साथ मोहब्बत है। देखें ये लोग जो हैं कभी सोशल मीडिया पे ख्वाज पाकिस्तान के खिलाफ, कभी फील्ड मार्शल के खिलाफ करते हैं। ये लोग जो हर उस बात का फायदा उठाना चाहते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हो। ये देखे मैं बात से नहीं, आप पिछले मोदी के बयान पढ़े और इमरान खान के एक अमर साहब, मेरा सॉरी आपका टाइम बहुत कीमती है। एक आखिरी सवाल मेरा, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की स्ट्रेटेजी से हमने मतलब 3 माह में 3-4 जंगें लड़ ली। अब ये जो अफगानी हैं, ये जो नमक हराम हैं, ये अभी तक हमारे बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या ये तैयार रहें कि हम इनका कला कमा करके रहेंगे? देखें ये अपना ही नुकसान करेंगे। पाकिस्तान ने इनको 40 साल पाला, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि अफगानिस्तान एक खुशहाल मुल्क बने, हमने उनको सपोर्ट की, हमने वहां पे अनाज भेजा, हम चाहते हैं कि वहां के लोग भी खुशहाल जिंदगी गुजारें। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि हम इस वक्त इंडिया की गोद में खेल रहे हैं और पाकिस्तान को थ्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हमें तो इंडिया थ्रेट नहीं कर सका। 4 घंटे में हमने इंडिया को बता दिया कि हम क्या और तुम क्या है। और मैं अफगानिस्तान के लिए इतनी बात ही करूंगा कि वो हमारे साथ क्या लड़ेंगे जिनकी अपनी एयरफोर्स ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम अभी भी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं मुज़ाकरात से मसला हल करें। लेकिन अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो इंशाअल्लाह ताला फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के होते हुए इस मुल्क की तरफ, इस पाकिस्तानी अवाम की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अजीज अवान साहब ने कीमती मौक़िफ़ दिया। और सर ये अफगानिस्तान का इशू जो है, अब ये वो मुज़ाकरात ख़त्म होगा, अभी फिर तुर्की कह रहा है यार एक बार और बैठ जाओ। वजह क्या है कि हम कह रहे हैं, क्या ये उनका ग्रिप नहीं है क्या इमारात इस्लामी की जो नई हुकूमत आई है? देखिए पहली बात तो ये है कि अमारात इस्लामिया को किसी ने अभी तक मां सिवाय चाइना के किसी ने तस्लीम नहीं किया, एक बात। दूसरी बात ये है कि फितना ख्वारिज हैं ये, और ये स्पॉन्सर्ड हिंदुस्तान है। आप देखिए हमसे 4 गुना बड़ा हिंदुस्तान है और हमने 4 घंटे में उनको जो धूल चटाई दुनिया ने देखी। और हमारे एम्बेसडर, मैं कहता हूं सदर ट्रंप इस वक्त प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के, लेकिन वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पीस एम्बेसडर भी हैं। जैसे वो पीस प्रेसिडेंट कहते हैं, मैं कहता हूं पीस एम्बेसडर भी हैं पाकिस्तान के। उन्होंने जहां खड़े हुए वहां उन्होंने जिक्र किया फील्ड मार्शल का और बताया कि ब्रांड न्यू 7 जहाज, जिसमें 6 राफेल और 7वां एक और जहाज था, 7
तैयारे जल्दी तैयारे गिराए। तो ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, इनको समझना चाहिए कि ये नमक हराम जो 40 साल हम अपना निवाला मुंह से निकाल के इनको खिलाते रहे, अपनी जगह छोड़ के इनको जमीनें देते रहे, अपना रिस्क छोड़ के इनको रिस्क बांटते रहे, तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये फितने ख्वारत जो है ये हमारे दुश्मन के हाथ में ना आए। और अगर आ गया है तो इंशाल्लाह अगर 4 गुना बड़ा मुल्क और 4 गुना बड़ी ताकत का दावेदार को धूल चटा दी तो ये तो कुछ चीज ही नहीं है। तो कोई चीज नहीं। और दूसरी बात एक मैं करता जाऊं, मेरे भाई ने कहा कि हम मिसालें देते हैं जनाब ई चलान पे, और जो है ना कराची की मिसाल हम दुबई से देते हैं, अमेरिका से देते हैं, तो माजरत के साथ मैं पाकिस्तान की मिसाल दूंगा और ये वो मिसाल दूंगा कि जो हकीकत है, हकाइक पे है, और वो सपोर्ट करते हैं नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। पंजाब में इस वक्त जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां पे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 200 रुपए चालान है। हाँ। और यहाँ पर नहीं है तो, और रोड साफ सुथरे हैं, हाँ। आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी, आपको कोई खड्डा नहीं मिलेगा, आप कहीं गिरेंगे नहीं। चले, हाँ। लेकिन यहाँ पे आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, घर भूल के आ गए, आप खड्डे में गिरेंगे भी, गटर के पानी में आप इस तरह जाएंगे कि आपको निकालने के लिए एडी छिपा की एम्बुलेंस आएगी और जुर्माना कितना होगा, 20,000। अब मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं रोकूंगा। कैस मनसूर साहब आज आ चुके लाइन पे, पीएम लाइन से आपका ताल्लुक है, खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। अस्सलाम वालेकुम सबको। सर जी, ई चालान एक बड़ा मुअम्मा है, कानून की अमलदारी आप पर, मुझ पर, सब पर फर्ज है। सिंध हुकूमत का कहना है हम अच्छा करने जा रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ है, क्या कानून की पासदारी आप पर नहीं है? ये वजह क्या है? लोग सीख पा हो गए, MML और जमात इस्लामी ये हाईकोर्ट पहुंच गए, आपका इस पे क्या है? पंजाब में 200 रुपए लिए जाते हैं लाइसेंस ना होने पर, यहाँ पर 5-10 हजार रुपए। सिंध हुकूमत सही कर रही है? सिंध हुकूमत सियासी तौर पे माइंड डाइवर्ट कर चुकी है लोगों का। जब आप लोगों ने सबने उंगलियां उठाई उनके पर, टूटी रोडें, फलां, उन्होंने आप लोगों को इधर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब आप लोग सब इसी के ऊपर लगे पड़े हैं, चलान के पीछे, और वो चुप करके अपना काम, जब तक आप चलान का ठंडा करेंगे वो 2-4 रोडें बना के आपको दिखा के देंगे। और डेफिनेटली आप बताएं दुनिया में कहाँ होता है इतना हैवी चलान, जितना बाइक है उतने का चलान। गरीब के पास कितने 20-22 हजार रुपए की सेकंड हैंड रखी होगी उसने। दूसरा ये ना रोड है, ना इंजन का सेवरेज है, ना सिक्योरिटी कैमरा, कुछ सहूलत नहीं है इनके कराची वालों के पास, ठीक है ना। आप ये चीजें तैयार करें और फाइन लगाएं, कोई फाइन भी नहीं करेगा। आधे फाइन, आधे एक्सीडेंट्स इनकी टूटी सड़कों की वजह से, सेवरेज सिस्टम की वजह से होते हैं। अगर ये सेवरेज करेंगे तो बाइक वाले बच जाएंगे, अगर ये खुदाई वाली सड़कें नहीं देंगे बाइक वाले बच जाएंगे। तो अब जो इन्होंने सारी कौम का, सारे लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया, इधर से कश्मीर में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इधर से इन्होंने टूटी सड़कें जो भी बारिश में तबाही हुई है उसके माइंड के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा और चलानों पे लग गया। अब ये 10-15 दिन इसी के ऊपर चलते रहेंगे, बाद में कहेंगे अच्छा जी जिसका चलाना माफ करते हैं, हम ये डेवलप कर देंगे, और डेवलप करते वो टीवी पे दिखा देंगे कुछ, हम इसी बत्ती के पीछे लग गए। बाकी आपको भी पता है कि जिसको भी चलान भेजेंगे वो दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा, वो नहीं दे सकेगा। ठीक है, ये भी बताइएगा, ये भी बताइएगा। ठीक है, कैस मंसूर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाक अफगान मुज़ाकराती अमल नहीं चल पाया, अभी फिर तुर्किया ने कहा है कि एक बार फिर बैठ जाएं। वजह क्या है कि ये जो खंजीर हैं, ये जो नमक हराम हैं, ये पाकिस्तान पर यलगार की तरह हमला करते हैं। जब पाकिस्तान कहता है तुम्हारी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तुम दहशतगर्दों को पनाह देते हो, तुम भारत की प्रॉक्सी हो, वो मानने को तैयार ही नहीं है। डेफिनेटली देखिए कि उन लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं जिन लोगों को आपने पाला, जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, यहीं पे ग्रोन अप हुए, यहीं पे उन्होंने होश संभाला, आंखें खोली, आज बड़े होके अफगानिस्तान में बैठे ये हरकतें कर रहे हैं। आप बताएं कि क्या कोई गैर मुस्लिम भी ऐसी हरकत कर सकता है इस मुल्क के लिए? आप खुद देखें कि आपका जो करजाई था वो हमारे कैंपों में था ना, यहीं पे था, ऐसी तस्वीरें दिखाते थे कैंपों में, उसकी तस्वीरें दिखाते थे, ऐसे ही, ठीक है ना। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बना तो कितनी ज्यादती की उस आदमी ने। आप बताएं इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इससे अच्छा बर्ताव दुनिया में इनके सके माँ बाप भी नहीं कर सकते थे, पाकिस्तानी कौम ने किया। और आपके सामने जितने लोग आज बैठे होंगे, हम समेत, मेरी कंपनी में कितने लोग काम करते थे कि जी दिहाड़ीदार, शादी हॉलों में, वेटरों में, कितनों को रोजगार मिला, कितनों को सुकून दिया गया, कितनों की हेल्प की गई। आज उसके बाद जो है इनसे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करना। आप दूसरी बात तो ये छोड़ दें, आप क्रिकेट मैच आज नहीं 3-4 साल पहले देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कैसे कर रहे होते थे और मेरे अल्लाह ने उनको कैसी इबरतनाक शिकस्तें दिलवाई।
हमसे भी, दूसरी कौमों से भी। हाँ। देखिए, जब आपकी गर्दन में सरिया आ जाए तो रब की फिर लाठी चलती है, क्या और रब ने उनको क्रिकेट में भी दिखाया। और दूसरा, हम गलत तो नहीं कर रहे ना, हमारी फौज को गलत कर रही है, अपने मुल्क के लोगों की प्रोटेक्शन कर रही है। आज आप देखिए उनके उस क्रैकडाउन के बाद कितना जो दहशतगर्दी कम हुई है, इनके टैक्स कम हुए हैं, इसका मतलब वी वर राइट, वी वर ऑन द राइट पेज। ठीक है, हम क्यों ना करें, हमारी फौज क्यों ना करे। आज आप देखें, मुझे आप ये बताओ ना, आप जब ये जंग हो रही थी अफगानिस्तान से, आपने क्या काम कर लिया था? आप सोए हुए थे ना घर पे, सारे काम आप अपना करते रहे, लेकिन शहादतें वो देते रहे। तो बस मैं समझता हूं कि अब इनको सीधी राह पे, आज पीपल्स पार्टी, खुदा की कसम, आज उनकी पूरी कोशिश है कि जो मर्जी करें, लेकिन अब उन्हें कराची बनाना पड़ेगा। अब वो बच नहीं सकते, अब उन्हें कराची बनाना पड़ेगा और कराची बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लोग उनसे सब परेशान एहतसाब लेके चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। केस मंसूर शेख साहब ने PMLN का मौक़िफ़ दिया। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे अफगान हुकूमत की। इमारात इस्लामी नाम से एक नई हुकूमत बनी और जब वहाँ पर काबिज़ अमरीका था, उनको निकालने में पाकिस्तान ने सहूलतकारी की, पाकिस्तान ने मदद की। बीइंग हमारे पड़ोसी हैं, हमने कहा कि यहाँ पे अमन हो, हमने उनकी ख्वाहिशों, उनकी उमंगों पर पूरा उतरे, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने हमारी ही पीठ पे खंजर घोंप दिया, नमक हरामी का मुजाहरा किया। सारी मिसालें जो माजी में बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे थे, उन्होंने वो जिंदा कर दी। बशीर खासकली साहब, ई चालान पे बहुत आपसे गुफ्तगू हो गई, पाक अफगान मामलात पे मैं चाहूँगा आपका स्टांस। फिर मैं ज़रा फरहान चिश्ती साहब, मैं ज़रा एक कॉल आ गई है। फरहान चिश्ती साहब, मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर नेशनल असेंबली MQ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। सर खुशामदीद कहेंगे आपको सर। थैंक यू सर, पहले ज़रा एक आप मुझे जवाब दे दें तो पीपल्स पार्टी की मौजूदगी है हमारे स्टूडियो में, बशीर खासकली साहब मौजूद हैं, ई चालान नाफिजुल अमल हो चुके हैं, गरीब अमीर हर मकातिब फ़िक्र को ये चालान जमा करने हैं, हर सिविल सिटीजन पासदारी करेगा। लेकिन सवाल ये बनता है, सड़कें इथोपिया की, चालान दुबई के, चालान लंदन के, चालान कनाडा के, तो क्या वो सहूलतें सिंध हुकूमत दे पाई है? बिल्कुल, मेरे कहते हैं ना, आपने सवाल में जवाब भी दे दिया। बिल्कुल, जब आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें, चीजें सही करें, देन फिर आप लगाते हैं तो लगाते हुए अच्छे भी लगते हैं। आपने खंडर का हाल किया और रोडों की हालतें खराब है। ऑडियो यहाँ नहीं है जी। 3 फीट जो है ना घड़े हैं, और फिर उसके बाद चालान आप पंजाब, और चालान की आप देखें कितने हैवी चालान आप दे रहे हैं बाइक वालों को, इनको बेचारे रोजगार से वैसे ही महंगाई इतनी है, इस हाल ने सब खून मारा हुआ है उस पे, और फिर ये चालान एक आदमी पानी का बिल देगा, बिजली का बिल देगा, या इनका चालान देगा। ये रिश्वत के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये चालान, और इसमें तो जो वही वाली बात है जो इनकी टेंशन होती है, अफसोस होता है कि भाई आवाम को इतना वो ना करें। फरहान चिश्ती साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप बीइंग मेंबर नेशनल असेंबली, आप जरा कॉल पे रहना, सिंध हुकूमत से जवाब सुन लेते हैं। सर जवाब दे दें, ये क्यों लोग आप पर एतमाद ही नहीं कर रहे? सर बात ये है कि यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम ले दिया आपको टाइम, ताकि फरहान साहब ने आपका जवाब। पहले तो नूनी साहब वाले को जवाब दूंगा जो कराची के लिए बहुत तड़पते हैं। हाँ। और उसके आंखों में, नजरों में ये बात नहीं कि शक्कर तक जो मोटरवे है और उसके बाद जो कराची तक टूटा हुआ मोटरवे, उसके टैक्स में तो कोई फर्क नहीं लाए। आप देखें, जहां से कराची से जाएं शक्कर तक रोड की क्या हालत है, टैक्स वो ही लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर उसकी नजर नहीं है। कराची के लिए बड़ी परेशानी है, जबकि कराची के इधर ये जो हमारा BRT का चल रहा है, उसमें किसकी कमजोरी है? एक अब जब अपना बनाते हैं तो वो 4 साल में पूरा हो जाता है, और जब हमारी बारी आती है, कराची की बारी आती है, तो उस मौसम को करना चाहिए था कि जो अपना वफाक का हिस्सा है BRT में, अगर वो 5 साल में डाल देते तो हमारा रोड तो पूरा हो जाता। चिश्ती साहब कह रहे हैं ये करप्शन का नया तरीका आपने अपनाया है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक इदारा है, एक इदारा बनाया गया है, और लोगों को थोड़ा कंट्रोल और कानून में लाने के लिए आप चाह रहे हैं फरहान साहब, ये चाह रहे हैं कि वही मोटरसाइकिलिंग हो जिस पे दहशतगर्दी होती थी, वही आजादी हो जिस पे बदमाशी होती थी, वही आजादी हो मोटरसाइकिलों को, जहां पे भत्ताखोरी
चंदाखोरी, दहशतगर्दी, कत्ल गारतगिरी किस चीज पे होता था? हाँ, अब पूछने वाला है, अब चालान करने वाला है। जो भी चीज आएगी रिकॉर्ड पे आएगी, चाहे वो गाड़ी में हो, चाहे वो मोटरसाइकिल पे हो, चाहे वो कार में मतलब आप माजी ले गए, टारगेट किलिंग पे ले गए आप। चले, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जब कानून में ट्रैफिक आएगी तो हर चीज की सेफ्टी। चले मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है फरहान साहब, आपने जवाब सुन लिया, क्या मुतमईन? भाई नहीं, मैं आपको, मुझे हंसी भी आ रही है, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बड़े वो है। मैं देखे, ये आप जो है दहशतगर्दी का नया रास्ता खोल रहे हैं। जब गड्ढे होते हैं, बाइक वाला या गाड़ी वाला जब गाड़ी स्लो करता है, तो जो इधर उधर से ये जो कहते हैं ना मोबाइल स्नैचर, ये सब, उनको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कि गड्ढे और रोडों की हालतें हैं, जब गाड़ी स्लो होती है वही फिर लोग लूटते हैं। तो भाई ये रोडें बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं। बिल्कुल BRT का मामला हुआ, ये हुआ, बिल्कुल आपकी बात सही है, उस पर हमने बात की। चीजें, एक चीज आप बनाते भी नहीं, जो चीज चलो बन रही है थोड़ी थोड़ी होके, उसको भी आप रोकते हैं। यूनिवर्सिटी रोड आपके सामने है, क्या हाल हुआ यूनिवर्सिटी रोड का, क्या हाल पेश कर रहा है, लोगों की परेशानियां सोचें भाई। इसमें तो आपको किसी ने नहीं रोका, तो क्यों नहीं बन रहा ये यूनिवर्सिटी रोड? बनना चाहिए ना। क्या हालत हो गई है दहशतगर्दी, तो आप खुद दहशतगर्दों को, चोरों को, लुटेरों को मौका दे रहे हैं कि भाई लूटो, ट्रैफिक फंसेगा, लोग फंसेंगे, रुकेंगे तो फिर लुटेंगे। भाई ये तो आप मौके दे रहे हैं। हम क्या तो ये जो चालान हुए फरहान साहब, ये जो चालान हो रहे हैं, एक दिन में 6-6.5 चालान हो गए, लेकिन हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, दीगर शहरों का स्टेटस तो इतना नहीं है। यही तो भाई मुझे वो हो रहा है, इवन कि चालान भी आपने, जितनी गाड़ियां नहीं उससे ज्यादा चालान कर दिया आपने। यार ये कौन है, कहाँ से आते हैं, मुझे तो ये हंसी आती है। चालान आपने इतने कर दिए जितनी गाड़ियां नहीं है, अब क्या करें आप? और चालान की कीमत आपने इतनी बढ़ा दी। मैं वो नहीं मैच कर रहा, लाहौर में चालान की क्या रेट है और यहाँ क्या रेट है। यार आप कुछ तो ख्याल करें, इतना ना आवाम को दबाएं, सही है कि आवाम का दम ही निकल जाए, दम ही निकल जाए। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मेंबर पार्लियामेंट MK पाकिस्तान से आपका मौक़िफ़ था, फरहान चिश्ती ने अपना मौक़िफ़ दिया। और जरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कबायली अमायदीन से मिल रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं और फिर हमारे दिफा को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो रियली अप्रिशिएट आपके आते ही मतलब तारीख रकम हो गई। माजी में हम बड़ों से किस्से सुनते थे 75 के, हम सुनते थे 65 और 71 के, लेकिन अब हम अपने किस्से बताएंगे अपनी आने वाली नस्लों को कि हमने किस तरह आपकी क़यादत में दुश्मनों को धूल चटाई। खसकली साहब बेहतरीन जा रहे हैं। कहूँगा कि हजरत अली का एक कौल है कि बचें उनके शर से जिनके आप साथ भलाई कर रहे हो। हमने अफगानियों के साथ भलाई की थी। और मैं समझ रहा हूं कि मैं सलाम करता हूं आसिम मुनीर साहब को कि दुनिया को उसने इंडिया की शिकस्त ऐसी दिखाई है कि अब इंडिया गिरकर प्रॉक्सी वार पे आ गया है। बिल्कुल ऐसे। क्यों कि हमेशा 2 नंबर आदमी को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। और मैं ये कहूंगा, हमने तो अफगानियों को मुसलमान भाइयों के नाम पे पनाह दी थी, लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे 80 से लेकर 90s तक, 90 से लेकर 2020 तक, 21 तक आप देखेंगे उनकी हिस्ट्री, तो ये आपस में इक्तदारी जंग में, उसके दरमियान को सारे मुसलमान थे, आपस में क्यों लड़ते थे? सारे ही इस्लामी जिहाद वाले थे, आपस में क्यों लड़ते थे? ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जो भी जनरेशन आती है उनके मुंह में पैसे की हवस होती है, और अभी भी उनके मुंह में पैसे की हवस होती है। ताकतवर ग्रुप आता है, पिछले पुराने ग्रुप को निकालता है और काबिज। अभी भी आपने आज देखा कि सोने की कान पे अफगान के अंदर 2 ग्रुपों में तसादम हो गए, जंग हुई है और एक दूसरे को मार रहे हैं। इसका मकसद है कि इस वक्त जो भी अफगानी जहाज था वो दहशतगर्दों और डाकों का अड्डा बन गया है, जो इंडिया के पैसे पे चल रहे हैं। और प्रॉक्सी वार इंडिया आसिम मुनीर के हाथों शिकस्त खाकर अब वो डाकुओं के ग्रुप को खरीदने पे आ गया है। वो दहशतगर्द हैं, उनमें से कोई भी इस्लामिक मूवमेंट का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए डाकुओं के टोले। बहुत खूबसूरत तजिया दिया। मियां साहब क्या आप कहेंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में हम मजीद मजबूत हो रहे हैं?
देखें जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी जरूरत को सलाम के अंदरूनी और बैरूनी जिस तरह के मामलात से वो नबर्द आजमाएं, यकीनन वो मैं समझता हूं कि सलाम के नहीं बल्कि सलामती के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लेकिन एक बात मैं यहाँ करता चलूँ कि देखें, खाली अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब सियासत की बात आती है, वोट की बात आती है, तो हम बिल्कुल खड़े हो जाते हैं कि जनाब आप हमें वोट दें, हम ये क़यादत लेके आएंगे, ये आपको डिलीवर करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत की बात होती है तो आप देखें कि बहुत सारे जो बयानात की हद तक भी जो है ना लोग नहीं जाते, खामोशी से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं कि कहीं इन फ्यूचर अगले इलेक्शन में हमें उसका खमियाजा न भुगतना पड़े। बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, बात इंडिया की भी है, बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, बात इसराइल की भी है। क्या बात है? तमाम जगहों पर अगर आसिम मुनीर साहब ने ही फाइट करनी है तो ये जितनी पॉलिटिकल इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोट के नाम पे आते हैं? आज़ाद कश्मीर में अभी जो हार्स ट्रेडिंग कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पे, जो 7 वहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन उनको खरीदने की, क्या ये बेहतर है? क्या ये जमहूरियत है? और अगर वो खरीद रहे और जमहूरियत का वो राग भी अलापते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको 50 साल सियासत और ये जो 5 दिन की जो क़यादत है, इनको सोचना चाहिए कि रियासत, सियासत और आपके जो एथिक्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते। ऐसे नहीं होते। बहुत खूबसूरत बात की थी। उम्मीद के साथ मेरा आप लोग शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।